नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एपिसोड संख्या 36 पे पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101, गरीबी और अकाल किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन, बी महबूब उल हक, सी अभिजीत बनर्जी, डी मनमोहन सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन। गरीबी और अकाल जो है पुस्तक, इसके लेखक है अमर्त्य सेन। अगर अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं, और दूसरी ओर बात करें तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1998 में, और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। प्रश्न संख्या 2, किस वैश्विक संस्था का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन WTO किया गया? GATT, बी GATT, सी अंकटाड, डी FAO, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GATT। आपको बता दूं इस संबंध में, जो कि वर्ष 1948 में 23 देशों के द्वारा विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, जिसका नाम दिया गया व्यापार एवं सीमा शुल्क महासंधि GATT। इसी का नाम बदल करके कब नाम बदला गया तो याद रखिएगा 1995 में। 1995 में ये इसी GATT का नाम बदल करके रख दिया गया विश्व व्यापार संगठन WTO। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आधारभूत संरचनाओं का अभाव, बी जनसंख्या का दबाव, सी न्यून पूंजी का निर्माण, डी सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह निर्धनता का कारण नहीं है, तो यहाँ जितना दिया गया है, चाहे आधारभूत संरचना का अभाव की बात हो, जनसंख्या का दबाव, निम्न पूंजी निर्माण और सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, ये सभी के सभी कारण गरीबी का कारण अर्थात निर्धनता का कारण है। इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 104, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, बी विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करना, सी ऐसी नीतियों का निर्माण जिससे स्वनियमन एवं बाजार सिद्धांत पर बल हो, डी विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। अगर बात करें इसके शेष विकल्प के बारे में, तो इसके सभी शेष विकल्प सही है और ये डी गलत है। पहला सही है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य के संबंध में जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा का संरक्षण को बढ़ावा देता है। दूसरा भी सही है जी कि विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय भी करते हैं। तीसरा भी सही है जी कि ऐसी नीतियों का निर्माण जिससे स्वनियमन एवं बाजार सिद्धांत पर बल हो। और भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च 2002 को इस संस्था की स्थापना किया था। किस संस्था का? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर स्पूनर, बी स्कनिंघम, सी मार्शल, डी AR बिस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर स्पूनर। डॉक्टर स्पूनर ने ही पटना के कुम्हार स्थित राजमहल की खुदाई कराई। और इस महल की छतें की बात करें, ये जो कुम्हार स्थित जो थी चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल, इसकी छत जो थी वो लकड़ी की थी और इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता पर भी प्रकाश पड़ता है। तो डॉक्टर स्पूनर ने ही चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई करवाई। प्रश्न संख्या 106, नवपाषाणिक स्थल चिरांद से निम्नलिखित में से कौन सा फसल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए चावल, बी गेहूं, सी चना, डी जौ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो ऑप्शन में दिया गया है चावल, गेहूं, चना और जौ, ये सभी के सभी जो साक्ष्य है फसल के, ये सभी साक्ष्य नवपाषाणिक स्थल चिरांद से मिले हैं। ये कहाँ स्थल है चिरांद? याद रखिए बिहार में। इसलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कीर्तिलता, बी गौरक्षा विजय, सी पदावली, डी ऋतुवंश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋतुवंश। यहाँ बात करें विद्यापति की रचना यहाँ कौन कौन हो गई, तो कीर्तिलता, गौरक्षा विजय, पदावली, इसके अतिरिक्त कई सारे हैं जैसे कि काव्यावली, दान, वाक्यावली, विभागसार, इसके कई सारे और है जो कि विद्यापति की अन्य महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन ऋतुवंश की बात करें तो ऋतुवंश जो है
ये भोजपुरी भाषा के कवि केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा रचना किया गया इसका। प्रश्न संख्या 108, बिहार से सर्वप्रथम किस हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? ऑप्शन नंबर ए बिहार बंधु, बी सर्व हितैषी, सी आर्यावर्त, डी प्रदीप, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार बंधु। बिहार से सर्वप्रथम वर्ष 1874 में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। बिहार बंधु समाचार पत्र जो है बिहार से पहले कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था 1872 में, लेकिन बिहार से पूछे तो बिहार से सर्वप्रथम 1874 में। बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो उस समय अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम था द बिहार हेराल्ड। प्रश्न संख्या 109, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन शामिल था? ऑप्शन नंबर ए मजहरूल हक और कुमार नंदन सहाय, बी सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद, सी मजहरूल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से शामिल थे। पहले ये बात करें जो कि यह भेजा कब गया था तो वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजा गया था शिष्टमंडल में बिहार से मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। इस शिष्टमंडल में कई सारे अन्य सदस्य भी थे जैसे कि भूपेंद्र नाथ बसु, मोहम्मद अली जिन्ना, NM समर्थ, BR वर्मा और लाला लाजपत राय भी इसमें शामिल थे। प्रश्न संख्या 110, 16 अक्टूबर 1905 बंग भंग के दौरान दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस का आयोजन किसकी प्रेरणा से किया गया? ऑप्शन नंबर ए सतीश चंद्र चक्रवर्ती, बी अश्विनी कुमार दत्त, सी दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह, डी ब्रज किशोर प्रसाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी के प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 बंग भंग के दौरान दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 111, इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए हिशामुद्दीन इवाज, बी मलिक अलाउद्दीन जानी, सी नसीरुद्दीन महमूद, डी शफुद्दीन ऐबक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलिक अलाउद्दीन जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया। प्रश्न संख्या 112, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश, बी सुनाग वंश, सी नंद वंश, डी मौर्य वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासनकाल में जैन धर्म में दो भागों में विभाजित हो गया, पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। और श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है? तो जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे वे हो गए श्वेतांबर कहे गए, अर्थात श्वेतांबर का अर्थ श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। वहीं दिगंबर की बात करें तो नग्न रहने वाले जो थे वे दिगंबर कहलाए। और इनका नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा भद्रबाहु ने। और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। तो किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शासन में विभाजित हुआ? याद रखिएगा मौर्य वंश। प्रश्न संख्या 113, गांधी जी ने बिहार के किस स्थान से 1927 में आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, बी पटना, सी हाजीपुर, डी आरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। गांधी जी ने बिहार के दरभंगा स्थान से 1927 में आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 114, बिहार शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस मध्यकालीन इतिहासकार ने किया? ऑप्शन नंबर ए एक तसान दहलवी, बी मिनहाज ए सिराज, सी रिजकुल्लाह, डी शेख कबीर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिनहाज ए सिराज। बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिनहाज ए सिराज मध्यकालीन इतिहासकार ने किया था। प्रश्न संख्या 115, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किस इतिहासकार ने कहा कि सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता है इसलिए उसने दिल्ली खाली कराई? ऑप्शन नंबर ए एसामी, बी नहाज ए सिराज, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी इब्न बतूता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसामी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एसामी इतिहासकार ने कहा कि सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता है इसलिए उसने दिल्ली खाली कराई।
प्रश्न संख्या 116, देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के शासन काल में ढाला जाता था? ऑप्शन नंबर ए खिलजी वंश, बी मुगल वंश, सी तुगलक वंश, डी तोमर वंश। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तोमर वंश। देहलीवाल नाम का सिक्का तोमर वंश के काल में ढाला जाता था। प्रश्न संख्या 117, अकबर के सुलह ए कुल नीति के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण थे? ऑप्शन नंबर ए बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना, बी कर संग्रहण में वृद्धि करना, सी सेना में अधिक संख्या में भर्ती करना, डी मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा देना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना। अकबर के सुलह ए कुल नीति के पीछे कारण था बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना। यहाँ बात करें, ये जो एक नवीन नीति थी सुलह ए कुल, इसका मतलब होता है सर्वत्र शांति को अपनाना, और यह नीति सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देती थी। अब्दुल फजल ने सुलह ए कुल के विचार और नीति को अपनाने में अकबर की मदद की थी। बात करें प्रश्न संख्या 118 की ओर, तो किस काल की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चोल काल की। चोल काल की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। प्रश्न संख्या 119, 16वीं 17वीं शताब्दी में कार्य पारपत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन नंबर ए मुगल शासकों द्वारा यूरोपियों को व्यापार के लिए दिया गया आज्ञापत्र, बी ब्रिटिश महारानी द्वारा व्यापार के लिए दिया गया आज्ञापत्र, सी समुद्र में जहाजों के आवागमन का एक सुगम साधन, डी पुर्तगालियों द्वारा एशियाई समुद्र में जहाजों के आवागमन का आज्ञापत्र। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों द्वारा एशियाई समुद्र में जहाजों के आवागमन का आज्ञापत्र। 16वीं 17वीं शताब्दी में कार्य या पारपत्र का संबंध किससे था? याद रखिए, पुर्तगालियों द्वारा एशियाई समुद्र में जहाजों के आगमन का आज्ञापत्र। यहाँ पुर्तगालियों की अगर बात करें तो भारत में व्यापारिक पैठ जमाने वाला पहला यूरोपीय देश पुर्तगाली ही था, और पुर्तगाली नामिक सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में आया 1498 में, और कहाँ पहुँचा? तो याद रखिए कालीकट में। और पुर्तगालियों ने अपने मजबूत और श्रेष्ठ नौसैनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर हिंद महासागर और लाल सागर के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार जमा लिया, और उसने अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कार्ड या पारपत्र जारी करने की व्यवस्था की। प्रश्न संख्या 120, रामपुरवा बिहार से प्राप्त अशोक स्तंभ का हिस्सा वर्तमान में कहाँ रखा गया? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी पटना संग्रहालय, डी राष्ट्रपति भवन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति भवन में रामपुरवा बिहार से प्राप्त अशोक स्तंभ का हिस्सा वर्तमान समय में राष्ट्रपति में रखा गया। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया? ऑप्शन नंबर ए सांची का स्तूप, बी वैशाली का स्तूप, सी सारनाथ के धामेक का स्तूप, डी केसरिया का स्तूप। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सारनाथ के धामेक स्तूप। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से कराया गया। इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर के गोलाकार है, और स्तूप की कुल ऊंचाई की अगर बात करें तो वो है 128 फुट। 128 फुट है। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं, यह धरातल पर ही निर्मित है। माना जाता है कि यहीं पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, और इस स्तूप का निर्माण गुप्त काल में कराया गया। प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में से किस दर्शन में कहा गया है कि भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है? ऑप्शन नंबर ए मीमांसा, बी वेदांत, सी सांख्य, डी वैशेषिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनती है। अगर यहाँ बात करें भारतीय दर्शन के संबंध में, तो भारतीय दर्शन के कुल 6 संप्रदाय है। इसमें कौन कौन है 6? तो याद रखिए, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत। प्रश्न संख्या 123, गंगा के मैदानी भाग में प्रथम नगरीय के समय के मृदभांड की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए चित्रित काले एवं लाल मृदभांड, बी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, सी काले चित्रित मृदभांड, डी गैरिक मृदभांड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। गंगा के मैदानी भाग में प्रथम नगरीय के समय के मृदभांड था उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। प्रश्न संख्या 124, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर
फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी? ऑप्शन नंबर ए बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह, बी भगत सिंह एवं सुखदेव, सी राजगुरु एवं वसावन सिंह, डी रेवती नाग एवं बारिंद्र कुमार घोष, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह। क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह क्रांतिकारियों ने की थी। प्रश्न संख्या 125, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए फणी सरनाथ रेणु, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी शंकर तारा शंकर बंदोपाध्याय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा। इसके अतिरिक्त है भारत दुर्दशा। ये दोनों में अर्थात अंधेर नगरी चौपट राजा और भारत दुर्दशा दोनों में अंग्रेजी शासन के शोषक चरित्र को उजागर करने एवं लोक कथा का उपयोग किया जो देश के विभिन्न भागों में समान रूप से प्रचलित थी। तो इसके लेखक कौन है, कौन से साहित्यकार? याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 126, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की? ऑप्शन नंबर ए रमाबाई, बी ज्योतिबा फुले, सी एम.जी. रानाडे, डी सावित्रीबाई फुले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने बहुजन समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले किसके पति थे? याद रखिएगा समाज सुधारक ज्योतिबाई फुले के पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिला समानता के प्रश्न को उठाया और बहुजन समाज की स्थापना की। और सावित्रीबाई फुले ने पुणे में 1848 में लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला और फुले दंपनी नहीं मिलकर सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 127, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? ऑप्शन नंबर ए औपनिवेशिक आर्थिक शोषण, बी अंग्रेजी सरकार के दमन, सी शुगर मिलों के कारण डायबिटीज बीमारी ने, डी अंग्रेजी शिक्षा, ई उपयुक्त में से नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी शिक्षा। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। इस तरह की शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। प्रश्न संख्या 128, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कहा कि यह एक दास्ता का आज्ञा पत्र है। प्रश्न संख्या 129, मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान बंबई में यह नारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, बी सबने अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नौसेना आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सबने अवज्ञा आंदोलन। मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है। यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई में यह नारा दिया गया। प्रश्न संख्या 130, 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, बी के दत्त, सी कार्ल मार्क्स, डी पर्सिवल ब्राउन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्सिवल ब्राउन। 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग कहा पर्सिवल ब्राउन ने। प्रश्न संख्या 131, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए लियाकत अली खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी अब्दुल कलाम आज़ाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था और वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक भी थे। प्रश्न संख्या 132, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन नंबर ए 1901 में, बी 1904, सी 1908 में, डी 1911, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1901 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर की मानना था
कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था को कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल शांति निकेतन खोला। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कब खोला? तो याद रखिएगा 1901 में। प्रश्न संख्या 133, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए मुगल सम्राट के विशेष दूत, बी यूरोपीय कंपनियों के प्रमुख, सी दस्तकारों के समूह, डी अंग्रेजी व्यापारियों को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेजी व्यापारियों को। और बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 134, 1801 में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए नवाब ने ब्रिटिश फरमान नहीं माना था, बी नवाब ने लखनऊ में शाही सेना रखने से इनकार किया, सी नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं कर सके, डी नवाब को अंग्रेजी की सेना ने पराजित किया। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं कर सके थे। 1801 में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं कर सके थे। प्रश्न संख्या 135, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर ए 1830 में कलकत्ता में, बी 1853 में सूरत में, सी 1854 में बम्बई में, डी 1855 में मछलीपट्टनम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1854 में बम्बई में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई। इसकी बात करें इसके बाद 1861 में अहमदाबाद में पहला कपड़ा मिल, वहीं 1862 में संयुक्त प्रांत के कानपुर में भी खोला गया। तो याद रखिएगा 1854 में बम्बई में पहला कपड़ा मिल, वहीं 1861 में अहमदाबाद में पहला कपड़ा मिल और 1862 में कानपुर में पहला कपड़ा मिल खोला गया। प्रश्न संख्या 136, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? ऑप्शन नंबर ए 1780 में, बी 1781 में, सी 1785 में, डी 1795 में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना 1781 में की थी। अंग्रेजों का मानना था कि भारत को समझने के लिए भारत की प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों की खोजना और समझना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1781 में कलकत्ता में मदरसा को स्थापना और 1791 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 137, कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग को सबसे पहले किस नेता ने उठाया? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के मंच से स्वशासन अर्थात स्वराज की मांग सबसे पहले उठाया। 20वीं सदी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेता ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही स्वराज अर्थात स्वशासन का दावा कर रहे थे। कांग्रेस के मंच से इसी मांग को 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले उठाया। प्रश्न संख्या 138, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बना दे? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष, डी बिपिन चंद्रपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा था कि बंगाल विभाजन 1905 के बाद वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बना दे। बंगाल विभाजन के बाद जब उग्र राष्ट्रवादियों ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान भी किया था। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वह सरकार के साथ सहयोग न करे और सरकारी सेवाओं, अदालतों, सरकारी स्कूल, कॉलेज, नगर पालिकाओं और विधानमंडलों का बहिष्कार करे। और इसी समय अरविंद घोष ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चला सकना असंभव बना दे, ऐसा हाल उत्पन्न करे देश में। प्रश्न संख्या 139,
प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए 56, बी 77, सी 78, डी 87, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर 78। प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ किया था। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से शुरू की थी और गांधी जी ने 375 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया। इसके बाद देश भर में नमक कानून को तोड़ा गया। प्रश्न संख्या 140, राजा राम मोहन राय ने अपनी युवा अवस्था में कुरान, फारसी, अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर से में किया था? ऑप्शन नंबर ए लाहौर, बी कराची, सी कलकत्ता, डी पटना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। राजा राम मोहन राय ने अपनी युवा अवस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन पटना शहर से किया था। बात करें राजा राम मोहन राय के संबंध में ही तो युवा अवस्था में वाराणसी में संस्कृत साहित्य का और हिंदू दर्शन वाराणसी में राजा राम मोहन राय ने संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया। वहीं पटना में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किया और ये अर्थात राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषा जानते थे। उन्होंने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट अर्थात एक्सरवादियों को उपहार और 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी। तो राजा राम मोहन राय के 2 पुस्तक भी हैं। कौन कौन से पुस्तक याद रखेगा? 1809 में उन्होंने लिखा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या एक्सरवादियों का उपहार। दूसरा पुस्तक है 1820 में उन्होंने रचना की प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर होती है और वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद। अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।